Now let's start new chapter, that is chapter number 8. Okay, that is agriculture sector. चलो भाई, तो थोड़ा बहुत तो आपको याद ही है एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड सब चीजें, यस और नो? कितने सेक्टर्स हैं हमारे टोटल इंडिया में? कितने सेक्टर्स हैं? 3. That is a primary, secondary and tertiary sector. ठीक है, अब उसमें से हम लोग जो प्राइमरी सेक्टर है, तो प्राइमरी सेक्टर में जनरली कौन सी चीजें आती है? एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड सारी चीजें, प्लस उसके साथ साथ में अलाइड एक्टिविटीज भी आती है, जिसमें हम लोग देखते हैं फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ये सब चीजें भी उसी के अंदर इंक्लूडेड हो जाती है, राइट? पूरा कर एनिमल हस्बेंड्री, देन डेयरी, ये सब प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है पूरा का पूरा। लेकिन आपको इस चैप्टर में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड, फार्मिंग रिलेटेड ही पूरा हाईलाइट किया है। मतलब देखो, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर का ही होता है जनरली। बाकी थोड़ा बाकी सब एलाइड एक्टिविटीज जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जनरली इस चैप्टर में क्या माना जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर इक्वल्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा मानते हैं हम लोग जनरल सेंस में, इन अ सिंपल टर्म्स हम लोग। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज, व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। देन आप दूसरी चीज आप ये सीखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हाँ आप सभी को पता है कि बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड इवन आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो मतलब एंशियंट टाइम से हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब उसके बावजूद, इतनी पॉपुलेशन डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी ऐसे कौन से रीजंस है कि जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इंडिया में? सो कौन से ऐसे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है? लो है। क्योंकि इतना सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर प्लान्स हुए, ये सब कुछ हुआ, बट तो भी जितने लेवल तक, और इंडिया को जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री कहा जाता है, उसके हिसाब से जितना नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो तो नहीं है। ऐसा मैं आपको बताऊं, मतलब आज के टाइम पे भी, करंट सिचुएशन में भी मोस्ट ऑफ, मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बावजूद भी सिर्फ 14% जितना इनकम जनरेट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में से। मतलब 14% सिर्फ कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में। बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा क्यों? व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल? कुछ रीजंस आपको पता होंगे कि कौन से ऐसे रीजंस है, जैसे इलिटरेसी है, देन पॉपुलेशन प्रेशर है, देन गवर्नमेंट की डिफेक्टिव प्लानिंग है, फिर पुराने टाइम से वो जमींदारी सिस्टम्स, फार्मर्स हैव नो नॉलेज अबाउट द मार्केट्स, फाइनेंस थोड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्रेडिट फैसिलिटीज इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं की जाती है। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो हम लोग एक एक चीज को डिटेलिंग करेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंड इसी का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये फैक्टर्स को किस तरीके से हम लोग स्टेप्स लिए, इसके ये फैक्टर्स, ये जो कॉजेस है हमारे, उसको मेजर्स में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे स्टेप्स ले ताकि हमारी देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। बिकॉज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाए, क्या किया जाए ऐसा जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, राइट? सो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। प्लस इसी चैप्टर में आपके पास मॉडर्न एग्रीकल्चर भी है जो आज के टाइम पे यूज किया जाता है। मतलब एकदम मॉडर्नाइजेशन हम लोग ले आए हैं, जिसको मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोल सकती हूँ।
right? So use of the fertilizers, use of the proper amount of pesticides, use of improved seeds and irrigation facilities, tractors, threshers, ऐसे सब tools वगैरह, इवन बहुत सारा रिसर्चेस किया जा रहा है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग, ऐसी सब चीजें भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हुई है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपका मल्टीपल क्रॉपिंग वाला जो पार्ट है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर रिसर्च, ये टॉपिक तीनों डिलीटेड है इस चैप्टर के अंदर से, बट मैं आपको तभी भी पढ़ाऊंगी बिकॉज आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज का करंट मॉडर्न एग्रीकल्चर किस तरीके से होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च में कौन से ऐसी इंस्टीट्यूट डेवलप की गई है जो एग्रीकल्चर रिसर्च करती है, तो उसका नॉलेज जनरल पर्पस के लिए आपको होना चाहिए, तो हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ओके। तो मतलब ओवरऑल सारा चैप्टर हम लोग अच्छे से समझेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important chapter and important sector for the Indian economy. हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, इस वजह से हम लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, बट इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ऐसा समझ लो कि 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिविंग इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर के, ताकि थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया आ सके। देखो, बिफोर मतलब एंशिएंट टाइम, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, एंशिएंट टाइम या फिर बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले 85% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया were dependent on agriculture, ठीक है। अब पहले क्या होता था, बिफोर ब्रिटिश रूल सेल्फ कंजप्शन होता था। क्या होता था? सेल्फ कंजप्शन के लिए लोग फार्मिंग करते थे, कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग नहीं की जाती थी। कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग कब होने लगी, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करने लगे। तो आप मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम ऐसा बोल सकते हैं। क्या हो गया, ये सेल्फ कंजप्शन की जगह पे क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन अडॉप्ट किया गया इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब इंडिया क्या होके रह गया, एक सेकेंड, India only became the suppliers of raw material। क्या बन के रह गया, खाली सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो भी ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, बिकॉज इंडिया एंशिएंट टाइम पे बहुत ज्यादा रिच, प्रॉस्पेरस, बहुत अच्छा इनकम था, बहुत अच्छा लेवल था इंडिया का एज अ गोल्डन बर्ड, और कहा जाता था इंडिया को। तो ये सब चीजें क्या हुई, एक्सप्लॉइट हुई, सब कुछ सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करना था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो कम से कम 190 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया हमारे कंट्री पे, राइट। सो 1757 फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लाजी से 1947 14 अगस्त की रात तक उन्होंने हमारे देश पे रूल किया, ठीक है। तो उन्होंने सब चीजें क्या किया, ऐसा जमींदारी सिस्टम स्टार्टअप कर दिया। फिर आपने वो लगान मूवी में देखा ही है कि किस तरीके से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पुअर फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर बड़े बड़े शाहूकार एंड ऑल किस तरीके से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग देते थे छोटे छोटे फार्मर्स को, और कोई इनोवेशन कुछ नहीं होता था किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सब जनरल सी बातें आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, बट आज भी अगर मैं बात करूं
तो 50%, 49 to 50% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर आज के तारीख। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंडेंसी है, लेकिन सामने उधर से इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। और अब आते हैं हम लोग कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द नेसेसिटीज, हम लोग ऐसा भी, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, ऐसा भी हम लोग इवन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा लिख दूं कि इंडिया क्या है, मार्कर कम गया, इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, ठीक है। क्या बोला जाता है इंडिया को, इवन बिफोर ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, and after British rule, इंडिया आज भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड देश ही कहा जाता है इंडिया को, ठीक है। तो मुझे कोई बता सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई, क्या आप बता सकते हो इसके रिलेटेड मुझे, क्या मिलता है ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है। एनीवन, इतने सारे जने हो आप लोग, टेल मी व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Ma'am, more than 50% of population are depend on agriculture. ओके, फर्स्ट मैम यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है। अच्छा, ओके, लैंड फर्टिलिटी काफी अच्छी है इंडिया की, यस। और कोई इंपॉर्टेंस? मैम वेदर भी, यस, वेदर कंडीशंस, यस, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह काफी अच्छा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को सीजन्स काफी, हमको बहुत सारे अलग अलग से समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, हर एक सीजन का हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, यस। और हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, व्हाई, और क्या रीजंस हो सकते हैं? मैम, इंडिया की इकोनॉमी भी अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर। Yes, of course, because this is one of the most IMP pillar of India. Because India is known as an agriculture oriented. पूरा तो important pillar, सबसे मजबूत, सबसे बेस जो है वो है एग्रीकल्चर हमारे देश का। और कोई इंपॉर्टेंस, और किस काम में आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या मिलता है हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से? रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, ओके। इंडस्ट्रीज भी, इंडस्ट्रीज को आगे ग्रो करना है तो उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, और रॉ मटेरियल्स मिलेगा कहाँ से? एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर ऐसा सोच के देखो कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं हो तो आपको पता चलेंगे बेनिफिट्स उसके, तो आपके उसके रिक्वायरमेंट्स आपको पता चलेंगे। यस, इंडस्ट्रीज के लिए भी सबसे हेल्पफुल एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से अगर नहीं प्रोडक्शन करेगा, नहीं रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करेगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो नहीं हो पाएगा। और कोई रीजन? हम फूड ग्रेन्स इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। एग्जैक्टली, सबसे पहला तो खाना, फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी। फूड हमको जो भी फ्रूट्स, फ्लावर्स, देन इतना सब कुछ जो दूसरी आइटम्स होती है, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। इतनी हमारे देश की भाई जनसंख्या है, उसको पर्टिकुलर की डिमांड पूरी करना, ये सब करना, तो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो क्या हाल होगा भाई हमारे देश का?
अगर प्रॉपर फार्मिंग नहीं होगी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो कैसे कैसे डिमांड्स, कैसे नेसेसिटीज लोगों की पूरी हो सकेगी? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जनरली इंडिया को एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला गया है इंडिया के अंदर कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप समझो कि जैसे हमारे बॉडी में हमारा ये बैकबोन है, राइट? सो अगर ये नहीं हो तो क्या हमारी बॉडी फंक्शनिंग कर पाएगी प्रॉपर तरीके से? नहीं कर पाएगी। सो मेन पिलर, मेन बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इज टर्म्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज द 3 मार्क्स स्टेटमेंट, सबसे आईएमपी स्टेटमेंट है ये चैप्टर की। इसी को हम लोग 5 मार्क के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर आपको यही सब चीजें एक्सप्लेन करनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोगों का पेट बढ़ता है, हम लोगों को खाना मिलता है, प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होता है। अब मुझे बताओ, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ भी डाउन, और तीसरा जो पिलर है सर्विस सेक्टर, वो भी तो डाउन हो जाएगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब पे अफेक्शन तो आएगा ही आएगा अगर ये इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर की ग्रोथ कम हो जाएगी। सो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होता है तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर भी फेल हो जाएंगे, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर सक्सेसफुल होता है तो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर भी क्या होंगे? सक्सेसफुल हो सकते हैं, और ओवरऑल हमारा देश क्या हो सकता है? अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज क्या होगा? कुछ भी नहीं, फेलियर हो जाएगा अभी सब कुछ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with the basic introduction of this chapter. ठीक है, so agriculture sector is the primary and the important sector for all the economies of the world. सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारे इंडिया के लिए नहीं, सभी कंट्रीज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो खाना वगैरह सब कुछ ये तो बेसिक एकदम है ही, जो हर किसी कंट्री को चाहिए चाहिए। So this sector is not only providing food grains, vegetables, fruits, flowers, but it also provides the raw materials to the industrial sector. So the agriculture productivity of every country of the world is different, of course, क्योंकि हर एक कंट्री में सेम टाइप ऑफ फर्टिलिटी होना, सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होना, सेम तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल होना ऐसा मुमकिन नहीं है। हर एक देश में अलग अलग तरीके के सब चीजें अवेलेबल होती है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रहती है। That's why that gives production, employment and income generation in various proportion. देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन भी हो सकता है बहुत अच्छे पॉसिबिलिटी मैनर में, बहुत अच्छे लेवल पे, लार्ज स्केल पे। एंड सेकेंड थिंग, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी है अपने को, एंड द इनकम जनरेशन, इनकम भी काफी अच्छे लेवल पे कमाई जा सकती है। सो ये तीनों चीजें, और पूरा इकोनॉमिक्स तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना, पूरा का पूरा। तो ये 3 चीजें जनरली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका फर्स्ट 8.1 यही बताया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर नेशन। जो मैंने आपको ये बताया, एंशिएंट टाइम कितना परसेंटेज लोग डिपेंडेंट, ड्यू टू द हाई डिपेंडेंसी ऑन द सेक्टर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। आपको पता है पुराने जमाने में हम लोग एग्रीकल्चर स्पाइसेस और ये सब चीजें ही जनरली एक्सपोर्ट करते थे, और उन्हीं की वजह से तो ब्रिटिशर्स, मुगल्स, पोर्चुगीज जो लोग थे वो हमारे कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिंग, राइट? सो इट इज लाइक द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर को क्या बोला है? एज अ लाइफलाइन बोला है। सो इट हैज द स्टेटस ऑफ बीइंग the backbone of the economy. So Indian economy is dependent on agriculture for various aspects. Then main reason being, if Indian agriculture sector fails to produce the food grains, vegetables, fruits, flowers and are not only the effect
but raw material, which are the cash crops and used in the industries, that also fails. In that situation, agriculture goods are not available in the enough quantity. देखो यहाँ पे क्या बताया जनरली कि फूड ग्रेन्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट इसी के साथ साथ में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल भी कैसे मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाता है तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी कितना ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। तो देयरफॉर दे बिकम कॉस्टलियर, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी, फूड ग्रेन्स और ये सब चीजें, स्कैरसिटी हो जाएगी इसकी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर स्कैरसिटी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हम लोगों को मिलेगा ये सब कुछ, क्योंकि आपने जनरली देखा ही है ना कि भाव कैसे बढ़ते हैं कोई भी चीज के, बिकॉज स्कैरसिटी होती है। अब स्कैरसिटी है तो लेकिन डिमांड, ये तो बेसिक चीजें हैं सबकी सब, इनमें से जो मिलती है एग्रीकल्चर में से, तो ये सब तो हाई प्राइस में मिलेगी, फिर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है इस चीज का। तो विच इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ द पीपल। और हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, इंडिया को गरीब देश भी कहा जाता है, लोगों का इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की इतनी इनकम ज्यादा भी नहीं है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में फेलियर देखने को अपने को मिलता है। So in addition to that, big proportion of India's population, that is on an average 68.8% population as per 2011 census, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्टली वही सेंसस हुआ, उसके अकॉर्डिंग मतलब 68%, ऐसा समझ लो ऑन एन एवरेज 70% लोग किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा लिव इन रूरल एरियाज, एंड if agriculture production fails, then the income of a big mass get negatively affected. तो सबकी लोगों की इनकम्स कैसे बढ़ेगी, इनकम्स नहीं बढ़ेगी तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा फिर से और ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा स्कैरसिटी और ये सब चीजें हो जाएगी, तो ये तो सब पूरा ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा इस चीज का, और हम लोग अंडर डेवलप हो जाएंगे। तो ड्यू टू दिस they have to reduce the demand of industrial products. Thus on the one side, देखो अभी रूरल एरिया में आजकल सब चीजें अवेलेबल है, राइट, टीवी, फ्रिज, सब चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना वो लोग। अब जब उनकी इनकम ही नहीं होगी, बिकॉज एग्रीकल्चर फेलियर हो गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं बढ़ी है, तो उनकी इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है तो इंडस्ट्रियल गुड्स की भी कैसे डिमांड करेंगे वो लोग, सीधी सी बात है ना। अगर इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स है, ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, ये सब चीजों की भी कैसे डिमांड करेंगे वो लोग जब सामने पैसा ही नहीं है एग्रीकल्चर में, राइट। तो मतलब दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर फेलियर से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो जो रॉ मटेरियल यूज करता है पर्टिकुलरली वैसी इंडस्ट्रीज तो अफेक्ट होगी, उसके साथ साथ जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, इवन अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनके लाइफ पे भी डबल इफेक्ट पड़े, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो दस ऑन द वन साइड इंडस्ट्रीज नॉट गेटिंग इनफ रॉ मटेरियल, एक साइड क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, और दूसरे साइड क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की सफिशिएंटली क्या बोल रहे हैं, आर नॉट एडिक्वेटली डिमांडेड, सफिशिएंट डिमांड नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से डिमांड नहीं हो रही है क्योंकि इनकम लो है। Thus it can be said that agriculture failure provides failure to industrial sector, and where both are badly affected, it is very obvious to say that the third sector, which is the service sector, also faces fall in its demand. वो भी क्या हो जाएगा, फेल एकदम, उसकी भी सर्विस सेक्टर में भी डिमांड्स, इनकम सब कुछ कम हो जाएगी। सो एग्रीकल्चर फेल्स, देन एंटायर इकोनॉमी फेल्स। In short, agriculture succeeds, the whole nation progresses. Hence, agriculture sector is known as the backbone of the Indian economy. Simply, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जस्ट एक चीज तो बताया कि भाई हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सब चीजें हम लोगों को मिलता है, राइट। दूसरी तरफ से हम लोगों को रॉ मटेरियल्स मिलता है, ठीक है। सो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को यूज होगा, जैसे शुगर केन, शुगर बनाने के लिए, जैगरी बनाने के लिए, ये सब में यूज होता है। इसी तरीके से ग्राउंडनट वगैरह, ऑयल वगैरह उसमें से बनता है, करता है पूरा।
तो ये बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है और ऐसे पर्टिकुलर क्रॉप्स है जिसको हम लोग कैश क्रॉप्स बोलते हैं, कमर्शियलाइज पर्पस के लिए जो यूज किए जाते हैं डायरेक्टली एज अ रॉ मटेरियल्स इन द इंडस्ट्री। सो ये सब क्या हो जाएगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स देन द होल एंटायर इकोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं फेल हो जाएगा, क्योंकि सबकी इनकम डाउन, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा कुछ भी, फूड ग्रेन्स वगैरह, इवन रॉ मटेरियल्स भी नहीं मिलेगा, और इनकम, रूरल एरिया की इनकम डाउन हो जाएगी, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं हो सकेगा। मतलब ट्रैक्टर, आज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना भाई, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, मेरे को बताओ, वो भी तो है ना। मतलब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल गुड्स एग्रीकल्चर को रूरल एरियाज में। कैसे? ट्रैक्टर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर अलग अलग जो टूल्स टेक्निक्स यूज की जाती है, वो सारे इंडस्ट्रियल गुड्स कहाँ से आएंगे? जब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी होगा ना। जब एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा तो इन सब चीजों की भी डिमांड क्या हो जाएगी, फेल ही हो जाएगी ना। मतलब ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट आ जाएगा अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज एन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर एवरीवन? समझ आया चीज कि हाउ agriculture sector is very important and this is the very primary and the basic sector for the India. Clear everyone? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट आपको यही चीज बताई है कि इंडिया यूटिलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्चुअली देखो, गलती यहाँ पे इंडस्ट्रीज की नहीं है, हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश की गई थी 1956 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज आपने मेरे मुंह से सुनी होगी कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स भी नहीं थे और इंडिया ने इंपोर्ट किए थे कहां से? अमेरिका से, राइट। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी थी काफी अच्छे लेवल पे और एग्रीकल्चर में काफी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला, लेकिन बहुत फूड ग्रेन्स हम लोग एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में तो हो गए थे, दैट्स इट, बस इतना पर्पस हमारा पूरा हुआ था। लेकिन 1956 पीसी महालानोबिस जो इकोनॉमिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे पर्टिकुलरली, तो उन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रायोरिटी देना। कि हमारे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, राइट। सो इंडस्ट्रीज, जबकि हमारा देश इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, हमारे देश में जो भी चीजें हैं, हमारा देश एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। देखो, ऐसा बोला कि पीसी महालानोबिस ऐसे बोल रहे थे कि अगर ग्रोथ करना है देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना पड़ेगा। और 1956 में ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाई गई जो बिग और हैवी स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करे। सो 18 इंडस्ट्रीज, बेसिक एंड हैवी, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज ओपन हुई, पब्लिक सेक्टर के अंदर ही ओपन की गई और स्टार्ट किया गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, एंड दैट इज व्हाई आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। ये मतलब डिफेक्टिव प्लानिंग है गवर्नमेंट की। जब हमको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के लोग हैं, हम लोगों को पता है कि हमारा देश एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, तो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ले आऊं, क्यों लाए हम लोग नई नई सब चीजें, समझे? देखो, ऑस्ट्रेलिया भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, तो वो तभी भी डेवलप है ना। हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों नहीं करें सब चीजें? बट ऐसा गलतियां की, और कि हमारे देश में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा ही। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ये जो लो है ना, मैं घुमा फिरा के करप्शन पे आऊंगी भाई, कि ये बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता है इतना ज्यादा। ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रही हूँ मैं,
रिच फार्मर्स, बिग फार्मर्स, उनको तो बड़ा सब कुछ मिलता है। हाँ, वो लोग वैसे भी कुछ कल्टीवेशन करते हैं नहीं। कल्टीवेशन और ये फार्मिंग करने का जो भी काम होता है, ये कौन करता है? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ये लोग ही करते हैं। सिर्फ जिनकी इनकम बढ़ती नहीं है, ये बिग फार्मर्स उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। और ये जो बड़े बड़े मीडिएटर्स होते हैं इनके बीच में, क्योंकि फार्मर्स के पास गोडाउन नहीं है, रखे कहाँ पे? ये भी तो दिक्कत है ना इस चीज की। सो प्रोडक्टिविटी वगैरह इस वजह से लो है, और ये बेईमाशे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आए। अरे देखो तो सही ना, पहले जो चीज को अचीव करना है पहले उस चीज को अचीव करे ना। पता नहीं क्या सूझा था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बस देखा देखी करनी थी दूसरे कंट्री में। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हम लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आए वही कंट्री में। क्या हुआ फिर? आप बताओ, 1980s और 1970s के टाइम पे तो इंडिया की इतनी गंदी हालत हो गई थी। ऐसे ऐसे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे, ये सब किया हुआ था। पब्लिक सेक्टर बस अपना राजा, सोशलिज्म जैसे चाइना में चलता है ना, वैसा ही आधे से ज्यादा तो सोशलिज्म जैसी चीजें थी सब कुछ। फिर क्या हुआ? इतना ज्यादा फंडिंग लेना पड़ा हम लोगों को, इतना ज्यादा फंड्स लेने पड़े IMF से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आने पड़े हम लोगों को। दैट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब जाके कुछ अच्छा हुआ है, आपको पता है? नहीं तो ये 1956 की जो पॉलिसी थी ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम लोग उसको बोलते IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इतनी गंदी है ना, मतलब लाइसेंसेस लो, ये करो, प्राइवेट सेक्टर को तो ओपन नहीं करने देना है, पब्लिक सेक्टर ही सब चीजों में घुसते रहेगा। और पब्लिक सेक्टर का काम कैसा है भाई? वो दिखता नहीं है उनको। तो ये सब इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का हाल बेहाल है कहीं ना कहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। ये सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, डिफेक्टिव प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट। So India utilized industrialization since 1956, that is second 5-year plan. So the government of India has made efforts to industrialize the nation, but even today, India is known as agriculture economy. Wow. So it should be noticed that due to the planning efforts, dependency on agriculture production, income, employment, export revenue, etc. have been reduced. In spite of this, even today, the development rate of economy is dependent on the growth of agriculture sector. हम लोगों ने ऐसा सोचा इंडस्ट्रियलाइज करेंगे सब कुछ होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इधर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और ग्रोथ भी होगा काफी अच्छे लेवल पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा अच्छे लेवल पे। लेकिन आज भी इंडिया तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही कहलाई जा रही है। आज भी GDP में ज्यादा डिपेंडेंसी जो बोल रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर से ज्यादा इनकम आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग डिपेंडेंट है। आधी पॉपुलेशन डिपेंडेंसी, लेकिन GDP में आता कुछ नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर से। सो इसके बारे में सोच के रखना, मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसा क्यों? 50%, पूरे देश की 50% पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और GDP में 14% खाली आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से इनकम, ऐसा क्यों? व्हाई? क्वेश्चन मार्क। एंड कर रही हूँ यहाँ पे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी आपसे, इसके बारे में सोच के रखना, ठीक है?